नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर में हूं आपके साथ अमित शर्मा। हरियाणा की 18 नगर परिषद और 28 नगर पालिकाओं के लिए वोटिंग हुई है, जिसमें मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। आपको बता दें कि मतदाता भारी संख्या में पोलिंग बूथों पर पहुंचे और लोकतंत्र के इस पर्व में अपनी भागीदारी दर्ज कराई। इस दौरान कई जगहों पर विवाद की खबरें भी सामने आई। इसके साथ ही आपको बता दें कि कई जगहों पर फर्जी वोट भी डाले गए हैं। हालांकि पुलिस का अमला मौके पर पहुंचा और स्थिति को काबू में किया, यानी कुल मिलाकर चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुए। मतदाताओं ने अपनी उम्मीदों के साथ उम्मीदवारों की किस्मत को ईवीएम में कैद कर दिया है और अब 22 जून को ईवीएम में इनकी जो किस्मत कैद हुई है वो खुलेगी और साफ होगा कि किसके सिर ये ताज सजेगा और किसे हार का मुंह देखना पड़ेगा। तो निकाय चुनाव के लिए वोट डाले गए हैं, जिसमें 46 शहरों में ये चुनाव हुआ है। अगर हम अलग हिसाब से देखा जाए तो ये 18 नगर परिषद और 28 नगर पालिकाओं के चुनाव आज हुए। इसमें बाजी कौन मारेगा ये देखना यहां पर बहुत ज्यादा दिलचस्प होगा। एक तरफ गठबंधन, जिसमें बीजेपी और जेजेपी गठबंधन में चुनाव लड़े, और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी जो कि सिंबल पर चुनाव लड़ रही थी, और इसके अलावा इनेलो पार्टी। हालांकि कांग्रेस पहले इस बात से इनकार कर चुकी थी कि वो सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ेगी, और हालांकि कुछ जगह ऐसा देखने को मिला है जहां पर जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं उन्होंने कांग्रेस पार्टी के कुछ बड़े नेताओं के जो पोस्टर हैं, पोस्टर में उनके जो फोटो हैं वो लगाएं, यानी कि कहीं ना कहीं अघोषित तौर पर वो कहीं ना कहीं ये जताने की कोशिश उन्होंने की है कि वो कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ा है, ये भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। अब बाजी कौन मारेगा इसके लिए हमें 22 जून तक का इंतजार करना होगा, लेकिन सभी पार्टियों के अपने अपने दावे। जहां आम आदमी पार्टी पहली बार चुनावी ताल ठोक रही थी और उसका यह दावा है कि वो इन चुनावों में जीत हासिल करेगी, तो इनेलो पार्टी भी ये कह रही है कि वो भी अपनी जड़ें लगातार मजबूत कर रही है और इन निकाय चुनावों से उनको बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। हालांकि गठबंधन का यह कहना है कि उसके टक्कर में कोई नहीं है और बीजेपी और जेजेपी के जो उम्मीदवार हैं वो ज्यादा संख्या में जीत कर आने वाले हैं। और ये तस्वीरें लगातार आपको हम दिखा रहे हैं किस तरीके से आज जबरदस्त उत्साह उमंग तमाम वोटर्स में देखने को मिली, और हर वर्ग के लोगों को आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, चाहे वो महिला हो, बुजुर्ग हो या फिर युवा हो। सभी वर्ग के लोगों ने बढ़ चढ़कर लोकतंत्र के इस महापर्व में हिस्सा लिया और अपने मत का प्रयोग किया। नरवाना, महेंद्रगढ़, झज्जर, बहादुरगढ़, सोहना और पुनाहाना की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर किस तरीके से लोगों ने बढ़ चढ़कर अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है, उसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। और अब ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये आपको हम पलवल, करनाल, फतेहाबाद, भिवानी, होटल और बरवाला की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये 6 तस्वीरें और आपके सामने। तो प्रदेश के अलग अलग इलाकों में जहां पर ये चुनाव हुआ वहां किस तरीके का नजारा देखने को मिला और किस तरीके से लोगों ने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया, उसकी तस्वीरें। और अच्छी बात यह रही है कि ये चुनाव जो है वो शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ, यानी कि चुनाव आयोग की ओर से जो दावा किया जा रहा था कि फ्री एंड फेयर ये इलेक्शन वो करवाना चाहता है, और कुछ ऐसा ही देखने को मिला है। हालांकि कुछ ऐसी खबरें जरूर सामने आई जहां पर फर्जी वोटर्स जो हैं वो पकड़े गए। वोटिंग के दौरान कई जगहों पर फर्जी वोटर पकड़ में आए। बहादुरगढ़ की बात करें तो यहां पर वार्ड 29 के बूथ पर 3 फर्जी वोटर पकड़े गए, जबकि फतेहाबाद के वार्ड नंबर 24 से भी 1 फर्जी वोटर को पकड़ा गया। कुल मिलाकर के निकाय चुनाव के लिए जो वोटिंग हुई है उसमें बताया जा रहा है कि 70% मतदान हुआ है, और इस 70% मतदान का ये मतलब ये हुआ कि लोगों ने बढ़ चढ़कर इसमें अपनी भागीदारी निभाई, अपनी हिस्सेदारी निभाई। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जिस तरीके से हम आपको बता रहे हैं कि हर वर्ग के लोगों ने इसमें बढ़ चढ़कर भाग लिया है, और जो विकलांग हैं वो भी, चाहे वो व्हील चेयर से ही उन्हें क्यों ना पोलिंग बूथों पर जाना पड़ा हो, लेकिन उन्होंने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया, वो भी अपना मत डालने के लिए पोलिंग बूथों पर पहुंचे। लंबी लंबी कतारें देखने को मिली, और अच्छी बात यह थी क्योंकि आज संडे का दिन था, छुट्टी का दिन। और दूसरी अच्छी बात यह रही कि आज बहुत ज़्यादा गर्मी भी देखने को नहीं मिली, क्योंकि कई दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में बारिश हुई और इसके साथ ही हरियाणा के भी कई ज़िलों में बारिश हुई है, और उसकी वजह से मौसम काफ़ी अच्छा रहा, साफ रहा, और बहुत ज़्यादा तपिश आज देखने को नहीं मिली। और इसी वजह से अच्छी खासी संख्या में लोग अपने घरों से बाहर निकले और उन्होंने वोट भी डाला। तो चलिए इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे, लेकिन कौन कौन खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है सबसे पहले उनसे आपको हम परिचय करा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी की ओर से सत्यव्रत शास्त्री जी जुड़ गए, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं। इसके अलावा हमारे साथ वेद प्रकाश विद्रोही जी, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए।
रजवान ढहींगवाल जी इनेलो की तो ओर से अपना पक्ष यहां पर रखते हुए नजर आएंगे, वो भी हमारे साथ जुड़ गए। इसके अलावा आम आदमी पार्टी की ओर से अभय जैन जी अपना पक्ष रखते हुए यहां पर नजर आएंगे। लेकिन सबसे पहले सतरज जी में आपके पास आते हुए क्या उम्मीद कर रहे हैं गठबंधन से, क्या उम्मीद की जाए? अब तो वोटिंग हो चुकी है और वोटिंग से पहले तमाम तरह के दावे, तमाम तरह के वादे आपने भी किए, दूसरे लोगों ने भी किए जो आपके राजनीतिक विरोधी हैं। क्या उम्मीद कर रहे हैं आप? देखिए, सबसे पहले तो आज शांतिपूर्ण ढंग से ये चुनाव संपन्न हुआ, उसके लिए मैं इन सभी मतदाताओं का आभार। और चलिए सतरज जी, आपका कनेक्शन कट गया है, आते हैं आपके पास। हाँ सतरज जी आते हैं आपके पास, क्योंकि आपकी आवाज नहीं आ रही है हमें। इसको ठीक करते हैं, उसके बाद मैं लौट रहा हूं आपके पास। ठीक है वेद प्रकाश जी, हालांकि आप मैदान में नहीं थे, कांग्रेस पार्टी ने सिंबल पर चुनाव लड़ने से पहले इनकार कर दिया था, बावजूद इसके आप उम्मीद कर रहे हैं इन चुनावों से किसी तरह की? और हर जगह हरियाणा के अंदर भाजपा और हमारा ही मुख्य मुकाबला है। 3 और 4 जगह इनेलो भी मुकाबले में है और आम आदमी की पार्टी हमारे साथी अभय जैन जी बैठे हुए हैं, पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, इनको कोई विशेष सफलता नहीं मिलने वाली। और जहां तक भाजपा जजपा का बात है, आज दावा करना बेमानी है। मतदाता अपनी वोट डाल चुका है और हरियाणा के मतदाता को मैं धन्यवाद दूंगा कि गत 20 वर्षों से कम हरियाणा में चाहे किसी स्तर का चुनाव हो, छोटा मोटा कहीं झगड़ा हो जाए तो हो जाए, परंतु लोग अपने आप शांतिपूर्ण ढंग से वोट डालते हैं और जिसको जिताना चाहते हैं जिता देते हैं और जिसकी कमर टिकाना चाहते हैं टिका देते हैं। ये चुनाव सबसे ज्यादा परेशानी का कारण भाजपा और जजपा को मिलेगा, क्योंकि एक तो इनके अंदर आपस में बहुत अंतर्द्वंद था, एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे थे और कई जगह तो खुलेआम कहा गया है, मुख्यमंत्री का जो राजनीतिक सलाहकार है कृष्ण बेदी, उसके खिलाफ ही आरोप लगाए हैं जजपा वालों ने कि हमारे खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे शास्त्री जी हैं, दावे कर रहे थे कि हमारी पार्टी में कोई मतभेद नहीं है। खुद उनका नारनौल का जो बीजेपी की जो चेयरमैन थी वो चुनाव लड़ रही थी और चुनाव के एक दिन पहले ही इन्होंने उस चेयरमैन को पार्टी से निकाला है। मेरे 52 के अंदर जहां के डैनवाल साहब भी हैं, वहां जजपा और बीजेपी आपस में लड़ रहे हैं। महेंद्रगढ़ में भी यही हाल है, सोना में भी यही हाल है, सब जगह इनके आपस के अंदर लड़ाई हो रही है। वो स्वाभाविक है, हम इस बात को जानते थे कि अगर हम भी टिकट देंगे तो हमारे अंदर भी लड़ाई होगी, इसलिए हमने तो किसी को टिकट दी नहीं, सबके लिए खुला मैदान नहीं। लेकिन वेद प्रकाश, मुझे एक बात समझ नहीं आई, जब कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ ही नहीं रही है, आपने अपने सिंबल का इस्तेमाल किया ही नहीं इन चुनावों में, तो आपका फिर गठबंधन से मुकाबला कहां हो गया? नहीं, आपने कहा ना कि कांग्रेस पार्टी का मुकाबला गठबंधन से, तो फिर आपका मुकाबला कहां से हो गया? ये समझ नहीं आया मुझे। अमित जी आपको छोड़कर जो चुनाव मैदान में लड़ रहे हैं ना, भाजपा वालों को भी पता है, जजपा वालों को भी पता है, आप वालों को पता है कि हम लड़ रहे हैं या नहीं लड़ रहे हैं। ये आप अपनी खबरें बनाइए, जो आपका अधिकार है, अपने ढंग से आकलन कीजिए। और जो चुनावी मैदान में खड़े हैं ना, उन सबको पता है कि हम कहाँ कहाँ लड़ रहे हैं, कौन कौन हमारा उम्मीदवार है और कौन नेता किसको समर्थन कर रहा है, जमीन पर सबको पता है। नहीं लेकिन अगर मैं लगा रहा हूं वेद प्रकाश जी, मैं अगर लगा रहा हूं, बुरा मत मानिएगा, अगर जो आप कह रहे हैं जिस भी प्रत्याशी को आपका समर्थन है, कांग्रेस पार्टी समर्थन कर रही है, अगर उसकी हार होती है तो आप स्वीकार करेंगे कि कांग्रेस पार्टी की हार है? देखिए, मैं आपसे कहा कि हम जो पंचायत चुनाव है सिंबल पर नहीं लड़ रहे, हम जीत जाएंगे तब भी आप हमारे मानने वाले नहीं है, हम हार गए तो भी हार गए, तो वो एक अलग इशू है। हम कोई दावा प्रतिदावा करेंगे ही नहीं। मैं आपसे कह रहा हूँ, हम कोई दावा प्रतिदावा करेंगे ही नहीं, पर मैंने आपको धरातल की वास्तविकता बताई है कि चुनाव लोग लड़ रहे हैं, हमारे नेता उनको सपोर्ट कर रहे हैं, कई जगह हमारे भी 2 उम्मीदवारों को सपोर्ट कर रहे हैं, कई 3 भी कर रहे हैं, सब चल रहा है। दावा प्रतिदावा तो वही कर सकता है जो सिंबल पर चुनाव लड़ रहा हो, जो सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ रहा, अगर उसके उम्मीदवार जीत भी जाते हैं तो उसके दावे ना करने से कुछ नहीं होने वाला। ये तो उम्मीदवार जो जीते हैं वो
खुद ही ढोल पीट कर कहेगा कि मैं किसका साथी हूं। आप उससे आकलन कर लेना। जो उम्मीदवार जीत कर आएगा वो ढोल पीट कर अपने नेता के पास माला लेकर, लड्डू की टोकरा लेकर पहुंचेगा और वहां कहेगा जी मैं जीत गया हूं, मैं आपका आदमी हूं। तो वो सारे प्रदेश को पता चल जाएगा कि कौन किसका आदमी जीतता है। ठीक है, मैं लौटता हूं आपके पास। सत्यव्रत जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? सुन पा रहे हैं क्या आप? हाँ, आ रही है। आपको इतनी जोर से हंसी क्यों आई? मन से हंसी ये आई कि हमारे विद्रोही जी बड़े वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता हैं जी। वे कड़वा कड़वा थू और मीठा मीठा हड़प। हाँ। ये कैसे चलेगा? हाँ। ये नहीं चलेगा। विद्रोही जी मैं तो दोपहर भी हरियाणा न्यूज पर कहा था कि भाई आप एक बार आप तय कर दो। अब तो मतदान हो रहा है और मतदान के समय आप घोषणा कर दो कि ये लोग हमारे हैं। आप 48 के आदमी नाम बता दो। भाई 2 है तो 2 बता दो। उन्होंने कहा जी 3 भी है तो 3 नाम बता दो। उन्होंने किसी बात को स्वीकार नहीं किया। लेकिन मैं एक बात कहता हूं कि विद्रोही जी तो वो बात कर रहे हैं कि अंधेरा, एक व्यक्ति ने कहा भाई अंधेरे में मैं निशाना बड़ा चूक लगाता हूं। अच्छा, पत्थर फेंका और जहां पड़ा वही बोले देखो मैंने यहां निशाना मारा था। तो ये तो विद्रोही जी की और इनकी पार्टी की स्थिति है कि अंधेरे में पत्थर मारते हैं और जहां टिक जाए वो कहते हैं ये हमारा निशाना है। लेकिन कांग्रेस कहीं नहीं है और कांग्रेस है भी कहीं जो लेकिन आपने पत्थर सही जगह मारा है ना सत्यव्रत जी? आपने तो सही जगह पत्थर मारा है ना? भरोसा है ना इस बात का? बिल्कुल। अच्छा, मैं कह रहा हूं कि विद्रोही जी यदि विद्रोही जी कह रहे हैं कि चुनाव लड़ भी रहे हैं तो वहां कांग्रेस नहीं लड़ रही, वहां नेता लड़ रहे। इस बात को समझना कि कांग्रेस के लोग कांग्रेस समर्थन नहीं कर रही, कांग्रेस के नेता समर्थन करते हैं। और कैसे समर्थन करते हैं? जैसे राज्यसभा के दौरान हम और आप सबने देखा। इसलिए इस प्रकार का तो समर्थन और चुनाव भी अच्छा नहीं होता। हम गैर जरूरी और एक अमर्यादित पद्धति के द्वारा जिन लोगों को आगे लेकर आएंगे वो आगे भी ऐसा ही करेंगे। इसलिए मर्यादा में और अनुशासन में रहकर जो लोग चुनाव में आगे आएंगे वो एक अच्छी व्यवस्था कर पाएंगे। हार जीत कोई मायने नहीं रखती, लेकिन अनुशासित और मर्यादा का चुनाव किन्होंने लड़ा और किस ढंग से लड़ा, ये एक महत्वपूर्ण बात होती है लोकतंत्र के अंदर। और जिसको बीजेपी और जजपा के गठबंधन ने वो भी निभाया। इसलिए मैं कहता हूं कि जजपा और भाजपा ही मैदान में, बाकी तो मैदान में नहीं है। इन लोगों की स्थिति नहीं है, आपको स्वीकार नहीं किया और कांग्रेस मैदान में है नहीं। इसलिए जो कुछ भी है वो बीजेपी और जजपा है। इसलिए किसी प्रकार 22 जून को एक बार फिर से बात होगी आपकी सत्यव्रत जी। ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये रिकॉर्ड हो रहा है, जितना जो आप बोल रहे हैं ये सब रिकॉर्ड हो रहा है। और 22 जून को जब आपसे मुलाकात होगी, 22 जून को जब आपसे मुलाकात होगी तो उससे जवाब लेंगे, आपसे उसका भी जवाब लेंगे। सुनो अमित जी, मैं रिकॉर्ड के बोलता हूँ, मैं डबल माइंड नहीं हूँ। मैं ऑन एयर भी वही हूँ और ऑफ एयर भी वही हूँ। ठीक है, जो बात है वो बात कहता हूँ और मैं बाकी ढंग से कहता हूँ। जो कहीं कमी होगी उसको स्वीकार भी करेंगे और इसलिए स्वीकार करेंगे कि आगे वो गलती नहीं होगी। ठीक है रिजवान जी, अब तो चुनाव हो गया है, चुनाव संपन्न हो गया है, वोटिंग हो चुकी है। आपके पास जानकारी आ रही होगी कि धरातल पर क्या कुछ रहा, जमीन पर क्या कुछ देखने को मिला। धड़कनें बढ़ रही है, धड़कनें बढ़ रही है या कॉन्फिडेंस वही है जो वोटिंग से पहले था आपका? नहीं, कॉन्फिडेंस की बात मैं भी बता देता हूँ। जैसे शास्त्री जी अभी बता रहे थे कि भाई लड़ाई केवल बीजेपी और जेजेपी के बीच में, बाकी तो इन्होंने सबको मैदान से हटा ही दिया। इनकी बात बिल्कुल सही है। फिर कैसा गठबंधन है ये जो अपने आप में गठबंधन की बात कह रहे थे, आपस में गठबंधन की बात कह रहे हैं। और आप ये खुद देखिए, एक तरफ तो ये कहते हैं कि हमने गठबंधन में चुनाव लड़ा और अब खुद स्वीकार कर रहे हैं कि टक्कर हमारी आपसी में थी। इसका मतलब ये एक दूसरे की पोल खोलने का काम कर रहे थे। बाकी हकीकत जनता के आज जो ईवीएम की जो है वो कैद हो चुकी है। और उसके बारे में ज्यादातर तो मैं कुछ इतना तो नहीं कह सकूंगा, लेकिन इतना जरूर बताऊंगा कि जो जनता ने जो भारतीय जनता पार्टी को और जेजेपी को इनको नकार दिया है। इनके मंत्रियों की, सरकार की पूरी साख दांव पर है और उसी साख को बचाने के लिए अब ये 2 या 3 दिन जो भी है 22 तारीख तक ये किसी न किसी तरह से मीडिया में या अखबार के माध्यम से
अपने आप को मन शांत रखने का काम करेंगे। हकीकत क्या होगी वो आप और हमें 22 तारीख को पता लग जाएगा। लेकिन एक चीज जरूर सामने आ गया कि आज का जो गठबंधन है, ये गठबंधन नहीं, ये स्वार्थ का है, ये ठगबंधन है। ये हरियाणा की जनता को ठगने का काम कर रहा है और इसकी हकीकत जनता भी जान चुकी है कि किस प्रकार से चुनाव में, चाहे नारनौल की बात करें, चाहे बावल की बात करें, चाहे इलाहाबाद की बात करें, डबवाली की बात करें, किस प्रकार से इनके जो विधायक, इनके जो बड़े पदाधिकारी हैं, पार्टी के पदाधिकारी हैं, कहीं ना कहीं वो जेजेपी को कुछ खुल के सामने बोल रहे हैं, उसमें कमी बता रहे हैं। वहीं जेजेपी वाले भारतीय जनता पार्टी में कमी बता रहे हैं। अगर इन दोनों में कमी है तो ये गठबंधन फिर किस चीज का गठबंधन चल रहा है? इसका मतलब तो यही है, ये दोनों स्वार्थ की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने स्वार्थ की, अपने सत्ता सुख भोगने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। जनता के हक अधिकारों से इनको कोई मतलब नहीं है और आज यही हुआ है। दूसरी चीज, जो मूल समस्याएं थी, जिस चीज पर चुनाव लड़ना था उस चीज पर बिल्कुल भी चुनाव नहीं लड़ा गया। इन्होंने अपनी कोई उपलब्धि नहीं बताई, उस चीज को छोड़ दीजिए। इन्होंने तो सिर्फ क्या कहा था कि ट्रिपल इंजन की सरकार बना दो, किसी तरह हम आपके बारे नारे कर देंगे। अब वो देखिए जनता इनकी बात को कितनी समझ पाई है, हम अपना मैसेज कितना कन्वे कर पाए हैं, भारतीय जनता पार्टी, जेजेपी या और जो पार्टी है वो कितना कन्वे कर पाई है। रही कांग्रेस की बात, आज सबसे बड़ा दुखदायी बात यह है कि जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर तो विश्वास किया, नरेंद्र मोदी पर विश्वास करके उनको सत्ता में बैठाया, लेकिन वो उनकी उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पाए। वहीं कांग्रेस को जहां उन्होंने मुख्य विपक्षी दल का दर्जा दिया, कहीं ना कहीं कांग्रेस अपने उस दर्जे को और जनता के विश्वास को नाकाम, मतलब बरकरार रखने में नाकाम रही। उनका सबसे बड़ी कमजोरी ये रही कि उन्होंने जो चुनाव लड़ने का पहले वायदा किया था और वो मैदान से चुनाव लड़ने से पहले ही बाहर हो गई। तो आज कांग्रेस अपने आप को ये कैसे कह सकती है कि हमारा पक्ष में आएगा या नहीं आएगा? तो इसका मतलब तो सिर्फ ये है कि आज कांग्रेस ने केवल और केवल खाना पूर्ति की है। उन्होंने जनता की उम्मीदों पर, जनता ने जो भरोसा जताया था वो विपक्ष के लायक भी नहीं रहे। ठीक है, लेकिन अभय जी, भाई कांग्रेस पार्टी मैदान में हो या ना हो, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि वेद प्रकाशी को कांग्रेस पार्टी की चिंता उतनी नहीं है जितनी चिंता आपकी पार्टी की है। वो ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी जो दावा कर रही है ना, और जो अब वोटिंग हुई है उसके हिसाब से आपके दावे फुस हो गए। ऐसा नहीं है जी। देखिए, आप पंजाब में क्या हुआ, कांग्रेस पार्टी पूरी तरह साफ हो गई। वैसे ही विद्रोही जी को डर यह है कि हरियाणा में कहीं ऐसा ना हो कि 2024 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी हरियाणा से पूरी तरह साफ हो जाए। इसलिए वो बीजेपी की कम बात कर रहे हैं, जेजेपी की कम बात कर रहे हैं, इंडियन नेशनल लोकदल की कम बात करते हैं। कांग्रेस पार्टी को डर सिर्फ ये है कि कहीं ऐसा ना हो कि आप पार्टी उनको बिल्कुल साफ कर। पर सबसे पहले तो मैं हरियाणा के वोटरों का धन्यवाद करना चाहूंगा कि देखिए, ये जो 46 निकाय चुनाव आज हुए हैं, सबसे बिल्कुल पीसफुल हुए हैं। कहीं पर भी कहीं झगड़े की सूचना नहीं मिली। तो सबसे पहले मैं हरियाणा के वोटरों को धन्यवाद करूंगा, आपको धन्यवाद जी कि उन्होंने व्यवस्था ठीक रखी। और यही कारण है कि कहीं पर कोई दंगे की सूचना नहीं मिली। छोटी मोटी जगह ऐसी सूचना मिली कि फर्जी वोट पड़ने का प्रयास हुआ, पर बहुत छोटी कम मात्रा में। ये भी नेगलिजिबल है, निश्चित रूप से कहीं लापरवाही भी सुनिश्चित करें कि भविष्य में ऐसा ना हो। अब बात आ रही है क्या होगा, तो देखिए, ये तो स्पष्ट नजर आ गया हर जगह कि बीजेपी और आप पार्टी में, यहाँ जहां जेजेपी इनकी सहयोगी पार्टी लड़ रही थी, वहां जेजेपी वर्सेस आप पार्टी में सीधा सीधा चुनाव था। अब कितनी सफलता आम आदमी पार्टी को मिलती है और कितनी सफलता बीजेपी या जेजेपी को मिलती है, यह वक्त बताएगा। ये बात भी क्लियर है कि इंडियन नेशनल लोकदल पूरी हरियाणा में कहीं भी ऐसा नजर नहीं आ रहा था कि वो खड़ा है। मैं ये नहीं कह रहा कि 40 चेयरपर्सन के पद हम जीतेंगे, सारे पार्षद के पद हम जीतेंगे। निश्चित रूप से हम नए नए भी हरियाणा में आए हैं। ये हमारी छोटी सरकार की महत्वपूर्ण लड़ाई है। पर इस बात को आप मना नहीं कर सकते कि हरियाणा में आम आदमी पार्टी निश्चित रूप से आ गई है, बदलाव का शुरुआत हो गई। अगर आप देखेंगे, मैं जो आपसे कहना चाह रहा हूँ, होडल से लेकर गुड़गांव में सोना, रेवाड़ी, आपका महेंद्रगढ़, भिवानी, हिसार, फतेहाबाद, सिरसा, या आप अगर चित्तौड़ की बात करेंगे तो जहां भी चुनाव हो रहे, वहां पर आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट स्ट्रॉन्ग रूप से मैदान में थे और पूरी तरह प्रयास किया जा रहा था कि हमारी पार्टी को वोट मिले।
अब ये तो बड़ा मुश्किल है कहना कि आज कितने वोट मिले, पर मैं जो आपसे बार बार रिपीट करना चाहूंगा कि ये तो आप मानते हैं, सब जनता, आम जनता मान रही है कि आम आदमी पार्टी हरियाणा में आ गई। आप मुझे बताइए, अगर कांग्रेस को डर नहीं होता, कांग्रेस सिंबल में चुनाव क्यों नहीं लड़ा? सिर्फ इसलिए नहीं लड़ा कि अगर वो लड़ते और वो हारते तो उनके पास कुछ कहने के लिए नहीं। वो तो पहले से नहीं लड़ते हैं ना। ऐसा नहीं, अभय जी ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि आपके आने के बाद कांग्रेस पार्टी ने सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ा। इससे पहले का भी अगर रिकॉर्ड आप देखेंगे तो आप यही पाएंगे कि कांग्रेस पार्टी सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ने का है, डर की वजह, जहां तक मेरी जानकारी है। सर मैं आपको ठीक कह रहे हैं, मैं जो कहना चाह रहा हूँ डर है। कांग्रेस को किसका डर है? आप पार्टी का डर। मैं ये कहना चाह रहा हूँ आप, क्योंकि बार बार ये बात आ रही है कि आप पार्टी किसका वोट बैंक लेगी। आम आदमी पार्टी हरियाणा में अगर वोट बैंक हासिल करेगी तो वो कांग्रेस का ही करेगी, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। और आपको ये मैं कहना चाह रहा हूँ पूरे हरियाणा में आप देखिए, इवन जो 18 नगर परिषद में चुनाव हुए वहां 14 में लड़ा है बीजेपी ने, 4 ने लड़ा है। लेकिन अभय जी हमने तो यही सुना, हमने तो अब तक यही सुना था कि जो लड़ाई होती है, जो लड़ाई होती है वो जो सत्ता में रहता है उससे होती है, जो सत्ताधारी पार्टी होती है लड़ाई उसी से मानी जाती है। लेकिन आप एक विपक्षी पार्टी जो विपक्ष में बैठी है उससे आप अपनी लड़ाई मान रहे हैं, थोड़ा समझाइए ना ये गणित कैसा है आपका? लड़ाई तो मैंने कहा कि हमारे बीजेपी से है। हाँ नहीं, ये नहीं कहा आपने, ये नहीं कहा। पैनल में जितने भी लोग बैठे किसी से पूछ लीजिए, आपने ये नहीं कहा। आपने कहा लड़ाई हमारी कांग्रेस से है। नहीं गलत कह रहे हैं। मैंने कहा कि हम कांग्रेस के वोट ले रहे हैं, लड़ाई तो हमारी बीजेपी और जेजेपी से है। मैं कह रहा हूँ मैं खाली ये कहना चाह रहा हूँ कि हरियाणा में भी जैसे पंजाब में हुआ, हरियाणा में भी धीरे धीरे कांग्रेस लिप्त होती जा रही है। और आप मुझे एक चीज कहिए, आप एक छोटा सा राज्य है, वहां का प्रधान बनता है और 4 कार्यकारी प्रधान बनते हैं, ये क्या मतलब है? पार्लियामेंट के सब 10 पार्लियामेंट है, 90 विधानसभा सीट है, वहाँ कितना ज्यादा कांग्रेस में है। ठीक है, तो इसका दूसरा पहलू ये भी है ना अभय जी, इसका दूसरा पहलू ये भी हो सकता है कि उनके पास नेता है, उनके पास नेताओं की कमी नहीं है, तो अपने नेताओं को वो बढ़ावा दे रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, क्या दिक्कत है उसमें? ये भी तो हो सकता है ना इसका दूसरा पहलू। अगर पॉलिटिकल सिस्टम में बढ़ावा नहीं दे रहे, उनकी फूट हर जगह जाहिर हो गई है। चले मैं लौटता हूँ आपके पास, ठीक है, मैं आता हूँ आपके पास। लेकिन वेद प्रकाश अगर अभय जी के दावे में थोड़ा भी दम है, अभय जी जो कह रहे हैं कि हमें इन चुनावों में एज मिल रहा है, हम कहीं ना कहीं एक धमाकेदार एंट्री कर रहे हैं, और तो कांग्रेस के लिए सीधा नुकसान बता रहे हैं वो। देखिए जी, अभय जी को मुंगेरी लाल के सपने लेने दो, मुझे तो कोई एतराज नहीं है। ना मैंने उनकी चर्चा की, मैंने एक वाक कहा था, उस एक वाक के अलावा मैंने उनको कोई महत्व नहीं दिया था। और वो कह रहे हैं कि मैं उनकी आलोचना कर रहा हूं। आलोचना उसकी की जाती है जो कहीं हो, और उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से खुद स्वीकार कर लिया कि वो भाजपा को सहयोग करने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम कांग्रेस की वोट काटेंगे, यही बात हम कह रहे हैं, और कह रहे हैं कि हम हरियाणा में पहली बार आए हैं। अभय जी आप भी यही के, मैं भी यही कहूं, आप पत्रकार भी रहे हैं, आप असत्य तो ना बोले। आपने 2014 का चुनाव लड़ा, विधानसभा का लड़ा, लोकसभा का लड़ा, आपने 2019 का लड़ा, आप हरियाणा में पहले से चुनाव लड़ रहे हैं। और जहां तक पंजाब का सवाल है, आप पंजाब के पिछले 4 चुनाव उठाकर देख लो, चाहे 2014 का था, चाहे 2019 का था, दोनों विधानसभा और दोनों लोकसभा, वो चुनाव ही कांग्रेस और आपके बीच में थे। आप वहां प्रमुख विपक्षी दल थे, हम सत्ता में थे। जब सत्ता दल हारेगा तो स्वाभाविक है प्रमुख विपक्षी दल आएगा, आप आ गए, तो आपने कौन सी बड़ी बात कर दी? आप अन्ना आंदोलन से भी जुड़े रहे हैं, मैं आपका पूरा इतिहास बता के अपनी बात आगे करूंगा। आप अन्ना आंदोलन से भी जुड़े रहे हैं, अन्ना आंदोलन में भी पंजाब के लोग और जो सो कॉल्ड विदेशों में बैठे हैं फंडिंग करने वाले, वो सभी पंजाब के लोग थे। तो आप पंजाब में आज से नहीं 2010-11 से ही मजबूत थे, इसलिए हरियाणा से तुलना मत कीजिए। और हरियाणा में आपने 2 विधानसभा, 1 विधानसभा 2 लोकसभा के चुनाव लड़े हैं, और आपकी क्या गत बनी है आप अच्छी तरह जानते हैं। और जहां तक इन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी हमारे डर से, अरे भाई हरियाणा को बने 55 साल हो गए अभय जैन जी, आप कई साल पत्रकार रह चुके, मुझे आप बता दें कि कांग्रेस ने कब चुनाव लड़ा है अपने सिंबल पर? कांग्रेस क्या मान्यता रही है कि भाई ये जो नगर निकायों के चुनाव हैं, पंचायत के चुनाव हैं, ये लोकल भाईचारे के चुनाव हैं, इसमें हम ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करेंगे। हमने नगर निगमों के चुनाव लड़ने की शुरुआत की थी, और वो भी 2019 के बाद, उसमें 3 नगर निगम के हुए थे,
एक अंबाला का, एक सोनीपत का, 2 हुए थे केवल। इसमें एक में हम जीते रहे, एक में हम हारे। तो उसके बाद हमने कभी कोई चुनाव लड़ा नहीं। और भाजपा वाले साथी को जब से हरियाणा बना है तब से सिंबल पे चुनाव लड़ रहे हैं। इनकी सरकार है और 2019 में इनको 40 सीटें मिली थी 75 पार का नारा देने वालों से। और जब नगर निकाय के चुनाव हुए तो इनके 4 उम्मीदवार जीते थे। और 4 उम्मीदवार जीतने के बाद जो दूसरे दलों के उम्मीदवार जीते थे, क्योंकि हरियाणा में नगर निकाय चुनाव में दल बदल का कानून लागू नहीं होता, आप किसी सिंबल पर चुनाव लड़ लो और जब चाहे जब किस दल में चले जाओ। इन्होंने सत्ता के बल पर दूसरे दलों के लोगों को अपने अंदर मिला लिया और कह दिया ओ हम जीत गए, हम जीत गए। अरे जनता ने तो आपको बुरी तरह से नकार दिया था। आप यही काम अब की बार आपने करना है, क्योंकि सिंबल पे चुनाव लड़ने से कोई दल बदल कानून तो लागू होता नहीं। तो जब दल बदल कानून लागू नहीं होना, सत्ता बल पर आपने दल बदल प्रलोभन से, दबाव से जीते हुए उम्मीदवारों को अपना बनाना है। इसलिए आप हारोगे तब भी यही राग लापोगे, हम जीत गए, हम जीत गए, हम जीत गए। खुश हो लो भाई, कौन रोक रहा है आपको? और हम कह रहे हैं कि हमने भाई चुनाव नहीं लड़ा। और हम आप क्या कहोगे? मैंने खुद कहा है कि हमारे तो नेता लोग उम्मीदवारों को चुनाव लड़वा रहे हैं, और जब वो जीत खाएंगे तो ढोल बजाते हुए अपने अपने नेता के पास पहुंच जाएंगे, जी मैं जीत आया हूं। तब आप गिन लेना कांग्रेस के कितने जीते हैं। मैंने तो स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है, मैं आपकी तरह पर्दे के पीछे नहीं छुप रहा। यहाँ अपने अहिरवाल में हम चारों भाई अहिरवाल के लोग बैठे हैं। आप लोग अच्छी तरह जानते हो या भाजपा में क्या हो रहा है। राव वीरेंद्र वर्सेस भाजपा, जहां राव इंद्रजीत के उम्मीदवार हैं, भाजपा के सारे लोग उनको हराने के लिए जुटे हुए हैं। कई कांग्रेस के उम्मीदवार, कांग्रेस के जो पृष्ठभूमि के उम्मीदवार हैं उनको समर्थन कर रहे हैं। कई भाजपा ने अपने निर्दलीय चोरी दरवाजे से खड़े कर रखे हैं, उनका समर्थन कर रहे हैं। अब मैं सत्य बोल रहा हूं, मैं बेबाक बात करने का आदी हूं, इसलिए शास्त्री जी को लगता है कि मैं असत्य बोल रहा हूं या बचकानी बात कर रहा हूं। अधिकार है शास्त्री जी, आप कुछ भी कह सकते हैं। मैं आपकी स्वतंत्रता पर हनन नहीं करना चाहता और मैं आपकी टिप्पणी का कोई बुरा भी नहीं मानता। आपका पार्टी धर्म है कि अपनी पार्टी को बचाना, आप जरूर बचाइए। मतलब सब कुछ आपने कह दिया वेद प्रकाश जी, भी जानते हैं वेद प्रकाश जी, सब कुछ आपने कह दिया, उसके बावजूद भी आप कह रहे हैं मैं तो कुछ कह ही नहीं। जानते हैं कि जमीनी धरातल पे क्या है। और संयोग से हम चारों लोग आज आपकी डिबेट में अहिरवाल के ही लोग हैं, इसलिए हम एक दूसरे को भी अच्छी तरह जानते हैं कि भाई कौन क्या है, कौन कैसा है। तो सारी बातें आप करिए, दावे, खुश होइए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। सत्यव्रत जी जवाब दीजिए। देखिए प्रकाश विद्रोही जी बड़े मजे हुए पुराने खिलाड़ी हैं और मैं इस बात के लिए कतई सहमत नहीं हूं कि भाजपा वर्सेस राव इंद्रजीत या भाजपा वर्सेस अलग अलग, ये कहीं कहीं भी दिखाई नहीं देता, दूर दूर तक भी नहीं। लेकिन देखिए बड़ी सीधी सी बात है, पार्टी है, पार्टी एक फार्मूला बनाती है टिकट देने का, किस ढंग से देना, क्या करना, और वो फार्मूला सब जगह अडोप्ट होता है। वो किसी विधानसभा किसी व्यक्ति के लिए नहीं होता। इसलिए इनको लगता है कि भाई राव इंद्रजीत सिंह ने नागौर की टिकट ले ली, फलाने ने टिकट नहीं ले, ये ऐसा कुछ नहीं है। राव इंद्रजीत सिंह जी भाजपा के हैं और बाकी लोग भी भाजपा के। जब भाजपा के अंदर है तो फिर एक दूसरे के गुट के प्रति कोई ऐसा आकर्षण या एक दूसरे के प्रति ऐसी लड़ाई हमने तो देखी नहीं, क्योंकि मैं नागौर को देख रहा हूँ, महेंद्रगढ़ देख रहा हूँ, मैं बावल देख रहा हूँ, लेकिन जब कांग्रेस के बारे में, जब कांग्रेस के गुटबाजी के बारे में आप बोलते हैं तो ये लोग भी तो वही बात कहते हैं कि हमें तो लगता नहीं है कि किसी तरह की कोई गुटबाजी है। तो सवाल वही है, उनका तो दिखता है अमित जी। अभी जुम्मे 15 दिन हुए, 15 दिन भी पूरे नहीं हुए राज्यसभा के दौरान, सारी बाड़ेबंदी कर ली, सबको इकट्ठा कर लिया, मान मुवल्ला कर लिया, 15 दिन की ट्रेनिंग दे ली और फिर ढाक के वही 3 बात तो दिखा कि नहीं दिखा। हाँ ये बात सही है आप। एक आदमी हाँ ना करे, एक आदमी हाँ ना करे, लेकिन दिखे। अब विद्रोही जी हाँ ना करे तो न तो कोटा मेरे पास ना आपके पास नहीं करे तो नहीं करे साहब। लेकिन हम देखते हैं ना कि आपने खूब ट्रेनिंग की, खूब बाड़ेबंदी की, लेकिन क्या हुआ, तो वही जो गठबंधन। और अभी स्वयं वेद प्रकाश जी भी हाँ कर रहे हैं कि हमारे नेता समर्थन कर रहे हैं। भाई क्यों नहीं कहा कि कांग्रेस समर्थन कर रही है, ये नेता का नाम क्यों ले रहे हैं? तो नेता का समर्थन कर रहे हैं और नेता किसी का कर रहा, इसका मतलब इंडिविजुअल कैपेसिटी में कर रहा वो,
और इंडिविजुअल कैपेसिटी पार्टी नहीं हो सकती, पार्टी के हिस्से हो सकते हैं, और पार्टी के हिस्से कभी भी हिस्से इधर उधर हो जाते हैं, जैसा राज्यसभा के अंदर हुआ, पिछली बार हुआ। इसलिए हम ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हार या जीत, पार्टी के अंदर जो नेता है वो एक स्तर तक अपनी बात रखते हैं, और जब निर्णय हो जाता है तो सब लोग उसको स्वीकार करते हैं। भाजपा में ऐसा नहीं होता, लेकिन कांग्रेस में सदा ऐसा होता आया है। इसीलिए इनको सिंबल पर चुनाव लड़ने की भी एक डर भय था कि कहीं अभी हमें प्रदेश अध्यक्ष में भी गड़बड़ हुई, फिर राज्यसभा में गड़बड़ हुई, और यदि अब तीसरी होगी तो लगातार कार्यकर्ता चोट सहन नहीं कर पाएगा, वो मॉडल डाउन। इसलिए आप ये कहते हैं कि जो आपका है तो आज बता दो। मैं तो आपसे कहता हूं कि आज पूछ लो भाई, अब तो मतदान हो गया, फिर बता देना कौन कौन किसके हैं। लेकिन मैं कहता हूं बात वही होगी कि जहां पत्थर फेंकेंगे गिरेगा, वो कहेंगे ये निशाना मेरा है। तो विद्रोही जी, अब समाज देश इस बात को नहीं मानता, आप पहले डिक्लेयर करो। हमने अपने स्थानीय निकाय चुनाव के लिए अपनी प्रतिबद्धता के आधार पर एक मॉडल पेश किया, हमने संकल्प पत्र दिया कि हम ये करेंगे, और हमारा कोई भी यदि प्रत्याशी या चेयरमैन उससे अलग जाएगा तो जनता उसको पूछने के लिए और उसको प्रेशर बनाने के लिए स्वतंत्र होगी कि भैया आपने अपनी चुनाव में ये वादे किए थे, आप क्यों नहीं? क्योंकि आप एग्जाम से डरते हैं, और जब जो विद्यार्थी एग्जाम से डरेगा वो पास नहीं हो सकता। भारतीय जनता पार्टी हार या जीत एक मर्यादा, नियम और अनुशासन के साथ चुनाव लड़ती है, उसका पालन हर चुनाव में किया जाता है, जो इसमें भी कर रहे हैं। फिर शास्त्री जी, आप जीते हुए उम्मीदवारों को अपनी पार्टी में मिलाकर उन्हें अपना क्यों बना देते हैं? आपने पिछली बार भी यही किया था। आपके मुख्यमंत्री ने ढोल पीटा कि भाई देखो भाजपा को कितना जन समर्थन मिला है, फलानी नगर पालिका का विधायक चेयरमैन भाजपा में आ गया, वो चेयरमैन आ गया, हमारा जन समर्थन बढ़ गया, हमारी नीतियों पर वोट मिली है। आपके 40 विधायक आए, आपने 10 विधायक जो जजपा ने आपके खिलाफ चुनाव लड़ा था, आपको यमुना पार भेज रहे थे, उनके साथ मिला के आपने सरकार बना के कह दिया कि जन समर्थन हमारा है। फिर कहो, अगर आप इतने ही सच्चे सूचे हो तो क्यों नहीं हरियाणा की जनता कहते कि हरियाणा की जनता ने हमें विधानसभा में नकार दिया था, भाई ये तो जजपा की मेहरबानी हो गई जो हमको सत्ता दे दी। आप तो ये बात कभी नहीं कहते, आप तो ये दावा करते हो कि भाई हमें बड़ा भारी जन समर्थन मिला, हमें बड़ा भारी हम बड़े आभारी हैं जनता के कि हमारी दोबारा सरकार बना दी, जनता ने तो आपको हराया था। फिर आप ये दावा क्यों करते हैं? क्योंकि आप लोग सत्य को स्वीकार नहीं करते, आप लोग असत्य बोलते हैं और जुमलेबाजी कर कर लोगों को ठगते हैं। ठीक है, मैं सच्ची बात नहीं, अगर बीजेपी को नहीं जिताया तो जिताया कांग्रेस को भी नहीं था ना। कि जो नगर पालिका के चेयरमैन जीतेंगे उनको आप अपनी पार्टी में शामिल कर अपना घोषित नहीं करोगे। मैं मान जाऊंगा कि आप सिद्धांत और नीति की बात करने वाले बड़े सच्चे सुच्चे आदमी हो और जनता के जनादेश का आदर करते हो, करो घोषणा कि भाई जो भी जीत, क्योंकि डायरेक्ट चुनाव हो रहा है नगर। वेद प्रकाश भी लौटूंगा आपके पास, परिषद चेयरमैन का और नगर पालिका के चेयरमैन जीते हुए उम्मीदवार को जिसके खिलाफ हमने चुनाव लड़ा है उसको हम अपनी पार्टी में शामिल नहीं करेंगे। करो डिक्लेयर, अगर इतने ईमानदार और सच्चे सुचे और सिद्धांती हो तो। ठीक है, ठीक है, इंतजार कर लेते हैं सर, 22 जून का इंतजार करते हैं। रजवंत जी देखिए, आपकी जो पार्टी है, आपकी पार्टी के लिए भी ये चुनाव जो है वो कहीं ना कहीं एक आप कह लीजिए कि एक जमीन तैयार करेंगे। इन चुनावों से ये स्पष्ट हो जाएगा कि जो आने वाला विधानसभा चुनाव है 2024 का, उसमें इनेलो की स्थिति क्या रहने वाली है, इनेलो पार्टी कितने पानी में है, क्योंकि मौजूदा स्थिति है वो कोई बहुत ज्यादा अच्छी आपकी है नहीं, विधानसभा में सिर्फ आपका एक विधायक है। ऐसे में इस निकाय चुनाव में जितना बेहतर करेंगे, एक बढ़े हुए मनोबल के साथ आप विधानसभा चुनाव में जाएंगे, मानते हैं आप ऐसा? बिल्कुल, देखिए अमित जी, इसमें कोई डाउट नहीं है कि आज के जो वर्तमान हालात हैं, भले ही हमारा इसमें एक विधायक हो, लेकिन क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि विधायक आंदोलन को लेकर जब इस्तीफा दिया था और जब वहां पर चौधरी अभय सिंह चौटाला की कमी खली थी, तो हर व्यक्ति ये चाह रहा था कि चौधरी अभय सिंह चौटाला जैसे व्यक्ति हो
क्यों? क्योंकि जो मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस थी वो मुद्दे उठा नहीं रहे थे। अभय सिंह चौटाला अकेले होते हुए भी, और उन्होंने जनहितैषी मुद्दे उठाए थे, जनता की आवाज को बुलंद करने का काम किया था। आज का जो चुनाव है उसके चुनाव की भी यही हालात है। आज हमने जहां पर भी हमने चुनाव लड़े हैं वहां हमने सरकार को इस चीज के बारे में लेकर घेरा है, अपनी समस्या, उनकी जो समस्या थी जनता की उनको लेकर, और हम जनता के पास गए थे कि आपके ये समस्याएं, इन समस्याओं का समाधान कराने के लिए आज एक तरफ जहां पे सरकार ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने की बात कह रही है, जब वो दो सरकार बनाने में, सेंटर में उनकी सरकार है और स्टेट में जब उनकी गठबंधन की सरकार है, जब आपका विकास नहीं कर पा रहे तो ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने पर वो क्या कर देंगे? तो जनता इनको भली बात जान चुकी है। रही बात ये, जो चुनाव के जो रिजल्ट आएंगे इसमें कोई डाउट नहीं है, हम अपना ये भी हमारा देखा जाएगा कि हमने कितना काम किया, जनता ने हम अपना मैसेज किस हिसाब से कन्वे कर पाए हैं, जनता हमारे मैसेज से कितना सेटिस्फाई हुई है, जनता हमारे को कितना अपनाने के लिए तैयार बैठी है। एक चीज मैं और बताऊंगा कि अभी आपने आम आदमी पार्टी के बारे में भी बात की थी, तो मैं बताऊंगा कि जिस पार्टी के बारे में आप कहना चाह रहे थे कि वो भी चुनाव मैदान में है, वो चुनाव मैदान में भले ही आ गई हो, पंजाब में सरकार बना ली हो, दिल्ली में उनकी सरकार बन गई, वो एक हालातों के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन हरियाणा में तो उनकी बात ये थी कि एक विधायक अगर उनका ज्वाइन कर जाता है तो वो फूले नहीं समाते, बोला अब तो सरकार आ गई हमारी। आज इनसे कोई ये पूछे कि इन्होंने जिस पूर्व विधायक को टिकट दी थी समालखा से, उन्होंने चुनाव वाले दिन अपने किसी आजाद उम्मीदवार को समर्थन दे दिया और पार्टी ने उनको निष्कासित कर दिया। तो इनकी तो हालात ये है कि इनका तो घर बनने से पहले ही टूटने लग गए, इनकी तो ईंटें उठा के भागने लग गए। तो आज हालात यही है। और दूसरी बात, अभी जो विद्रोही जी बात कह रहे थे, बिल्कुल सही बात कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी जो अपने आप में 75 पार का दावा करती थी, जिनके खिलाफ उन्होंने चुनाव लड़ा, फिर उसके बाद उन्होंने अपनी गोद में बैठाकर अपनी सत्ता सुख भोग रहे हैं। आज भी हालात आगे भविष्य में कोई बड़ी बात नहीं है। जिन लोगों के खिलाफ इन्होंने वोट मांगे हैं, जो लोग इनके खिलाफ थे, और उन लोगों को जीतकर अपने किसी न किसी, चाहे सरकार के दम में, चाहे लोक प्रलोभ, किसी भी तरह से, और उनको अपने ओर में शामिल करके, और ये अपने आप की पीठ थपथपाएंगे कि हमारे इतने आदमी आ गए। लेकिन जनता इनको जान चुकी है। सिर्फ और सिर्फ स्वार्थी लोग इनके पास जाएंगे, जिनको सत्ता सुख चाहिए, जिनको धनबल चाहिए, जिनको पैसा चाहिए, वो इनके पास जाएगा। वरना आज की हकीकत ऐसे है, चाहे युवाओं का आज जो माहौल चला था, जो अग्निपथ की योजना जो लेके आए थे, उससे युवाओं में कितना आक्रोश है। इन्होंने जो वायदे किए थे, विकास के नाम पर वोट मांग रहे थे, रोजगार के नाम पर वोट मांग रहे थे, तो क्या ये युवा जो अग्निपथ वाले युवा थे, क्या इनको रोजगार देने का काम करते तो आज ये हालात नहीं होते। देश और प्रदेश के हालात बिगाड़ने में जो भारतीय जनता पार्टी का जितना योगदान है, इससे ज्यादा किसी का भी नहीं है। और ये आरोप लगाते हैं विपक्ष के ऊपर। तो हालात को खराब करने की बजाय हालात को सुधारने का काम करें। जनता ने आपके ऊपर विश्वास किया है। मैं शास्त्री जी से भी ये उम्मीद करूंगा और पार्टी से भी ये उम्मीद करूंगा कि जब तक आप सरकार में हो, कम से कम हरियाणा और देश को सुख शांति से रहने दीजिए। क्योंकि जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार आई है, ऐसा कोई महीना नहीं गया जहां पर कोई बड़ा दंगा ना हुआ हो। हरियाणा में जिस प्रकार से भाईचारे को खराब करने का काम किया, वो भारतीय जनता पार्टी ने किया। हम तो यही उम्मीद करते हैं कि हरियाणा में शांति से रहे, देश में शांति रहे, खुशहाली रहे। राजनीति अपनी जगह है, लेकिन जब तक आप शांति का राजनीति आप करो, चुनाव के समय में आप राजनीति करो, लेकिन हरियाणा में, देश में शांति बनाए रखने में सरकार का बड़ा अहम योगदान है, जिसमें पूरी तरह से विफल हुई है। ठीक है, लेकिन सत्यव्रत जी देखिए, असली टेस्ट तो ऐसे चुनावों में उस पार्टी का ही होता है जो सत्ता में होती है। ये बात आप स्वीकार करें या ना करें, ये बात सच है। लेकिन क्योंकि पिछले 2.5 साल के दरमियान, क्योंकि इससे पहले भी हालांकि आप ही की सरकार थी प्रदेश के अंदर, तो कितना काम आपने किया है, शहरों का विकास किस तरीके से हुआ इससे पहले, और किस तरीके से आप लगातार प्रदेश में विकास कर रहे हैं, उसका बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, चाहे वो छोटा चुनाव हो या बड़ा चुनाव हो। तो असली टेस्ट तो आपका भी है। बिल्कुल, हम इसको लेकर मानते हैं, और ऐसे नहीं कि हम वहां नहीं कर रहे, ये पहले दिन से कर रहे हैं, और इसकी जिम्मेवारी हमारी ज्यादा बनती है। इसीलिए हमने एक रोड मैप भी दिया, तैयारी भी की, अच्छे उम्मीदवार भी दिए, गठबंधन के माध्यम से हमने एक चुनाव जिस प्रकार से लड़ना चाहिए वो लड़े भी हैं, और उतना बड़ा समर्थन जनता ने हमें दिया भी है। और उस समर्थन के आधार के ऊपर हम कह सकते हैं कि जनता विकास के ऊपर मोहर लगा रही है। और जब इतना बड़ा मतदान होता है, तो पहले होता था विरोध में मतदान, आज होता है पक्ष में मतदान। किसी काम की मोहर लगाने के लिए काम आज की जनता करने लगी है। और आज जो हरियाणा की जनता ने बड़े बहुमत से जो मतदान किया, बड़ी संख्या में निकलकर मतदान किया, वो भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के ऊपर मोहर लगाने का काम किया कि स्थानीय निकाय चुनाव के अंदर जो शहर की व्यवस्था को संभाल सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी जसपा के गठबंधन के उम्मीदवार कर सकते हैं। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि हमारे सामने कोई नहीं है, क्योंकि जसपा और भाजपा मैदान में है। आम आदमी पार्टी के तो अभी रजनी दहलवाल भी करते, मेरे पास भी समाचार है कि उनके उम्मीदवार बीच रास्ते छोड़ गए,
क्योंकि कैडर नहीं है या काम नहीं है। कहीं का ईंट, कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुंभा जोड़ा, ऐसे लोगों को जोड़ जोड़ कर आगे बढ़ने की कोशिश है। इसको बहुत बड़ी सफलता नहीं मिलती, लेकिन फिर भी मैं कहता हूं कि कांग्रेस जैसे संगठन को भी यदि इनको आगे बढ़ना और एक स्वच्छ राजनीति और एक लंबी राजनीति करनी है, बड़ी पार्टी तो जरूर कहते हैं इनके केवल ढेंगड़ा जी बड़ी पार्टी, लेकिन बड़ी क्या है और कैसे है बड़ी, इसको सिद्ध नहीं कर सकते कई बार। इसलिए मैं कहता हूं कि चुनाव हर पार्टी के लिए कसौटी है, सत्ता पक्ष के लिए ज्यादा है, बिल्कुल सही बात है आपके लिए भी कम नहीं है। मुझे सत्यव्रत जी छोटे से ब्रेक के लिए रुकना है और ब्रेक के बाद चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं, और ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे तो अभय जी से हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अभय जी से मैं सवाल करूंगा, जल्द लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो चर्चा आज हम इस बात को लेकर कर रहे हैं कि नगर निकाय का चुनाव हो चुका है, 22 जून को नतीजे हम सबके सामने होंगे, लेकिन उससे पहले तमाम तरह के जो दावे और वादे किए गए, किसके दावे में और वादे में कितना दम है, आज ये ईवीएम में कैद हो चुका है। 22 जून को नतीजे आएंगे, उसके बाद ही स्थिति पूरी तरह से साफ हो पाएगी कि आखिर जनता ने किसके दावे और वादों पर ज्यादा भरोसा किया है। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, तमाम खास मेहमान हमारे साथ लगातार अभी भी बने हुए हैं। अभय जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, देखिए आम आदमी पार्टी बार बार इस बात का दावा कर रही है कि हरियाणा में हम अच्छा करेंगे, विधानसभा चुनाव में हम बहुत अच्छा करने जा रहे हैं, इवन आप तो सरकार बनाने का दावा तक करते हैं, लोकसभा चुनाव आप लड़ेंगे। इससे पहले भी, और वेद प्रकाश जी बता भी रहे हैं कि इससे पहले भी आपने चुनाव लड़ा, ऐसा नहीं है, विधानसभा का चुनाव भी आपने लड़ा है, लोकसभा का चुनाव भी आपने लड़ा है, लेकिन जब वहां आपकी हालत कैसी रही, ऐसे में अगर आप इसे कैसे उम्मीद कर रहे हैं निकाय चुनाव में, आधार क्या है? हमारी जो आम आदमी पार्टी है मात्र 8 वर्ष पुरानी पार्टी है, और दिल्ली में हम लोगों ने 3 चुनाव लड़े और तीनों जीते हैं। पंजाब में हमने 2 चुनाव लड़े और पहले चुनाव के बाद दूसरे चुनाव में हमने वहां की पार्टियों को पूरी तरह समाप्त कर दिया। विद्रोही साहब ने जो कहा कि हरियाणा में भी निश्चित रूप से हमने चुनाव लड़े हैं। आपको याद दिला दूं, 14 में तो हमने पूरे भारत में चुनाव लड़ा, क्योंकि मूवमेंट के बाद ऐसा लगता था कि आम आदमी पूरा बदलाव चाहता है देश के अंदर, और यही कारण था कि पूरे भारत में हमने चुनाव लड़ा पार्लियामेंट में, और वहां अपने आप को दिखाया। आम जनता ने हमें वोट दिया भारी मात्रा, ऐसा नहीं कि हमें वोट नहीं दिया। तो आपको ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि हम मात्र 8 साल पुरानी पार्टी। अब पंजाब के आने के बाद आम जनता ने ऐसा मान लिया है कि भाई अगर पॉलिटिक्स, स्वच्छ पॉलिटिक्स अगर कोई दे सकती है तो वो केवल आम आदमी पार्टी दे सकती है। आप अगर बीजेपी और कांग्रेस की बात करें तो आप देखेंगे बीजेपी तो मैनेजमेंट में बिल्कुल एक्सपर्ट है, उसको मालूम है कि कैसे ईडी को यूज करना है, कैसे सीबीआई को यूज करना है, कैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को यूज करना है, कैसे पुलिस को यूज करना है। आप मुझे बताइए कि कभी आपने सुना था कि राज्यसभा के चुनाव के अंदर इसी तरह सब पार्टियों के लोग पूरे भारत में ही अपने सभा में लोग इकट्ठा करेंगे, ऐसे आप कभी ऐसा नहीं हुआ प्रदर्शन। तो हर एक पार्टी, तो उसका 1 एमएलए, उसके 5 एमएलए, 10 एमएलए, हर पार्टी अपने एमएलए को संभाल रखना चाह रही है, क्योंकि ऐसा ना हो कि बीजेपी आए और उनके एमएलए को हड़प ले। कांग्रेस हरियाणा में तो हुआ, ये स्पष्ट नजर आ गया। अब बात करें छोटी सरकार की, अभी जो चुनाव की आप बात कर रहे हैं, मैं विद्रोही साहब की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। कांग्रेस ने तो संभव चुनाव नहीं लड़ा, परंतु बीजेपी अब क्या करने जा रही है, क्योंकि छोटे चुनाव है, यहाँ जो पार्षद का पद होता है छोटा होता है, यहाँ क्या होगा, बीजेपी जहाँ चुनाव हार जाएगी, वो जो पार्षद इंडिपेंडेंट जीतेगा उसको कहेंगे वो हमारा है। और ऐसा इन्होंने लास्ट चुनाव में भी कहा था। या तो बीजेपी कहे कि भाई जो भी कैंडिडेट बीजेपी के कैंडिडेट को हराएगा या जेजेपी के कैंडिडेट को हराएगा उसको हम भारतीय जनता पार्टी में नहीं लेंगे, पर ऐसा नहीं होगा, क्योंकि छोटे चुनाव में, छोटी सरकार में पार्षद जो होता है बहुत छोटे लेवल का एक पॉलिटिक्स में आता है। वो चाहता है कि अपने मैं मोहल्ले के काम करूं, अपने कॉलोनी के काम करूं, अपने जो मेरे जो आस पड़ोस के लोग हैं वो जो परेशान है उसके काम करूं। तो अगर विपक्ष में रहेगा तो ये सरकारी अफसर उसके काम नहीं करते, तो इसलिए वो डर से, ठीक है, इनकी प्रभावशाली नीति, ठीक है अभय जी आ रहा हूं मैं आपके पास, लेकिन इस बीच अपडेट आपको हम दे दें, इनके पास जाता है ताकि उस बेचारे के अपने मोहल्ले के, अपने सभाटियों के छोटे मोटे काम वो करा ले। ऐसे सैकड़ों एग्जाम्पल है पूरे हरियाणा में कि विपक्ष का अगर कोई पार्षद होता है, विपक्ष का कोई एमएलए होता है, उस बेचारे के जेन्युइन काम भी नहीं होते।
ठीक है। और बीजेपी में तो आप क्या देख रहे हैं, आप मुझे याद दिला रहा हूँ खाली आपने बीजेपी के प्रवक्ता को, रोहतक जो हरियाणा में बीजेपी का गढ़ है, जैसे मुख्यमंत्री जी आते हैं वहां का सांसद नीचे बैठ रहा है, इसका मतलब क्या है? कि बीजेपी ने देखा कि भाई हमने दूसरा हमारे पास सांसद राज्यसभा का सांसद आ गया है, तो हम अब पार्टिकुलर बरादरी के सांसद को इग्नोर कर दें। उन्होंने पूरी तरह इग्नोर कर दिया है। तो क्यों? उनके पास एक सेम बरादरी का और उन्होंने राज्यसभा का सांसद गठजोड़ से जमा हटा करके, प्रभाव करके, डरा कर, धमका कर बना लिया है। तो बीजेपी की तो पॉलिटिक्स है, पर आम जनता को समझ आ गई है। हम बार बार जो कहना चाह रहे हैं, आम आदमी पार्टी नई पार्टी है, वो राजनीति करने नहीं आई है, वो इस व्यवस्था को बदलना चाहती है, क्योंकि आम आदमी 70 साल में पूरी तरह त्रस्त हो गया है, परेशान हो गया है। ठीक है, अब आप ये हम कहना चाहते हैं। ठीक है अभय जी, ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास। सत्यव्रत जी के पास भी मुझे जाना है, क्योंकि हंस रहे हैं आपकी बात पर, उनको हंसी क्यों आ रही है ये भी पूछूंगा मैं उनसे। लेकिन अभी जो अपडेट हमें मिल रही है उसमें बताया जा रहा है कि 6 बजे तक करीब 70% मतदान हुआ है, और कुछ पोलिंग बूथों पर अभी भी मतदाताओं की लंबी लाइन लगी हुई है। अभी तक 12,86,493 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। और इसके साथ ही ये भी जानकारी मिल रही है कि रेवाड़ी में सबसे ज्यादा 85% के करीब मतदान हुआ है। इसके क्या 52 रेवाड़ी में जो सबसे ज्यादा मतदान हुआ है, 52 में, बावल नगर पालिका में। हाँ, वही मैं आपको बता रहा हूं, जो जानकारी मेरे पास में वही आपको बता रहा हूं। ठीक है, इसके मायने क्या निकाले जाए वेद प्रकाश जी? देखिए, ये स्थानीय जो चुनाव होते हैं ना, उसमें स्वाभाविक है कि वोट बहुत ज्यादा पड़ेंगे। हर एक पार्षद, हर एक वर्कर, जितने भी लोग चुनाव लड़ रहे हैं वो बड़े सघन रूप से काम करते हैं और एक एक वोटर को निकाल कर ले जाते हैं। और हरियाणा में जब भी नगर निकाय का चुनाव हो, चाहे पंचायत का चुनाव हो, वो एक किस्म से उत्सव होता है। और जितना नगर निकाय और पंचायत चुनाव में वोटिंग होती है, उतनी वोटिंग कभी भी विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में नहीं होती, क्योंकि छोटे छोटे वार्ड होते हैं और उस वार्ड में कई उम्मीदवार होते हैं, आपस में बहुत भारा कंपटीशन होता है। तो हर उम्मीदवार, एक एक वार्ड में 10-10, 12 उम्मीदवार होते हैं, तो वो हर उम्मीदवार अपने अपने समर्थक मतदाताओं को घरों से निकाल कर मतदान करवाते हैं। तो इस ज्यादा मतदान का ज्यादा अर्थ नहीं लगाना चाहिए। ये मतदान किसी पार्टी के पक्ष में नहीं होता। ये जो स्थानीय उम्मीदवार हैं, वो लोग अपने अपने पक्ष में उम्मीदवारों को निकालते हैं, और ये सारी मेहनत और सारा प्रयास उन स्थानीय उम्मीदवारों का होता है। लेकिन जो सिंबल पर लड़ रहा है फिर तो पार्टी का कहलाएगा ना। सत्यव्रत जी सही कह रहा हूं मैं? भी तो लड़ रहे हैं ना चुनाव, वो भी तो ले जाए। अगर कोई सिंबल पर लड़ रहा है तो फिर तो पार्टी का ही माना जाएगा। वो भी तो वोट ले जा रहा है। जो आप पार्टी वेद प्रकाश जी ने इसका जो, हाँ नहीं, आपने जो आकलन किया है वो अपने हिसाब से किया है, क्योंकि आप मैदान में है नहीं, इसलिए अपने हिसाब से कर रहा है। हाँ ठीक है। सत्यव्रत जी बोलिए आप। देखिए, मैं विद्रोही जी और अभय जैन जी की एक सहमति कि ये कहें कि हम चुने हुए के या जीते हुए को नहीं लेंगे। मैं विद्रोही जी को याद दिलाना चाहूंगा, शायद याददाश्त, क्योंकि उम्र बढ़ती है ना तो उसमें कुछ याददाश्त कम हो जाती है। 2009 में नहीं है, 2009 में सारे जिसके अभी ताजा घाव कुलदीप बिश्नोई जी के रूप में उनको मिला है, इनकी जनहित कांग्रेस को कैसे 3 दिन के अंदर पंख पाड़ कर और सत्ता की भागीदारी सुनिश्चित की थी हुड्डा साहब ने, और 14 तक शासन किया था, उस बात को भूल के हमें पहले हमारी सरकार पहले ही बन चुकी थी, और उन्होंने जनहित को, हमने मर्यादा का पालन करके उस पार्टी के साथ जिसके खिलाफ हमने चुनाव लड़ा, उस पार्टी को भी पूरा मान सम्मान देके उनके जो मत प्राप्त किया था उसकी साझेदारी के साथ हमने किया। नहीं तो जो उनका साथ केंद्र किया 2009 में भारतीय जनता पार्टी ने करा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी मर्यादा के साथ एक राजनीतिक चतुरता चालक की धूर्तता नहीं, वो एक हिस्सेदारी के साथ। दूसरी बात, कौन सी ऐसी पार्टी है, रुको एक बार, पत्रकारिता से जुड़े हुए जैन जी है, हमारी सरकार को पहले ही
दूसरा मैं बता रहा हूँ देखे पार्टियों ने ये संकल्प बताइए, सारे कांग्रेसी थे, हमने अपने ही लोगों से चुनाव लड़ा, सारे कांग्रेसी थे, ये फैसला हो गया था कि भाई उनको जवानी में त्याग दिया, सीएम बनाएंगे। विद्रोही जी, एक मिनट सुन लीजिए विद्रोही जी, समय नहीं बचा, समय बहुत कम बचा है। वो अलग तरह की बात थी। इसलिए सारे भारतीय लोकतंत्र कांग्रेसी कांग्रेस में नहीं था, कोई नई विचारधारा या नया व्यक्ति नेतृत्व आता है, उसके प्रति समर्थन व्यक्त करता है, तो अपने साथ उसको जोड़ने में किसी प्रकार की कोई गैर सतवंत जी, मेरे पास समय की कमी है। रजवन जी जल्दी से 10 सेकंड आपके पास, आखिरी कमेंट आपका। रजवन जी जल्दी से। और कार्य पद्धति देखिए अमित जी, सबका भाग्य में कैद हो चुका है। अब ये दावे रहेंगे, 2 दिन तक दावे रहेंगे। पार्टी के ऊपर सिर्फ, और जो सभी पार्टियों पर, सभी कैंडिडेटों की एक ही बात है कि वो अपना मैसेज कितना जनता को बताए हैं, उनको जनता को अपना मैसेज कितना कन्वे किया है, कितना जनता के समझ में आया है, ये रिजल्ट पर ही पता लगेगा। लेकिन हर पार्टी ने अपनी तरफ से कोशिश की है, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने। बिल्कुल सही कहा आपने रजवन जी, मेरे पास समय की कमी है, माफी चाहूंगा। माफी के साथ आप सभी को मैं रोक रहा हूं। आपका, सतव्रत जी आपका, अभय जी आपका और वेद प्रकाश जी आपका शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी अपनी बात रखने के लिए। और अब इंतजार वही 22 जून का करना है। 22 जून को ये साफ हो पाएगा कि आखिर किसके वादे और दावे पर जनता ने भरोसा किया, जिस सवाल को हम बार बार घुमा फिरा कर आपको बता रहे हैं। और सवाल जस का तस बना हुआ है। 22 जून को इस सवाल का जवाब हम सबको मिल जाएगा। फिलहाल इतना ही, एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं।